याद रखें, अगर आपको कोई हिस्ट्री में ये पढ़ाता रहा है कि फलां हमारा दुश्मन है और उसने ये कर दिया, वो झूठ बोलते हैं। हमारे अंदर ही हैंडलर्स मौजूद हैं, हमारे अंदर ही एबेटर्स मौजूद हैं, हमें तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। चेंज ऑफ कमांड के बाद भी वही डॉक्ट्रीन और वही स्टेटस को कंटिन्यू कर रहा है जो कि पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। अब आप इसमें ऐड कर लें टेररिज्म का एलिमेंट। 2 वीक्स बैक CNN पे एक इंटरव्यू था नूरुल्लाह महसूद का, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि वी आर बैक, हम पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के बाहर से उनके ऊपर हमले करने के लिए तैयार हैं। मैं जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, मैं बहुत प्राउडली पाकिस्तान को डिफेंड करती थी, मैं पाकिस्तान आर्मी को भी बहुत डिफेंड करती थी। अभी जो दुनिया देख रही है, आई डोंट हैव अ रीजन एंड आई डोंट हैव द आर्गुमेंट कि मैं इसको कैसे डिफेंड करूं जो कुछ हो रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एम्बैरेसिंग। पाकिस्तान में वी ऑल नो कि एक हिस्ट्री है एक इंस्टीट्यूशन की इजारादारी, और उसको जब भी चैलेंज किया गया है तो मुल्क में हालात खराब हुए हैं। याद रखिए, हम इस्तेमाल नहीं होते, हमें पैसे मिलते हैं और हम पैसे लेने के आदी हो चुके हैं। पाकिस्तान में जब भी जनरल इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अदालत ने अभी क्या कहा है कि हम बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ए पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट ये सब कौन करता है? वफाकिद आंखों में इस्लामाबाद से महबूब कारबका, और आप देख रहे हैं siyaset.pk। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर तजजियाकार जुनैरा अजहर साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम आपके कीमती वक्त का। ऑलवेज प्लेजर टू होस्ट यू। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त पंजाब की जो सियासी सूरत हाल बनी है उसको आप किस नजर से एनालाइज करेंगी? एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इन अप्रैल। अगर आप इसको कंपैरिजन करना चाहें तो अदालतें भी अब बीच में आ गई हैं। पहले तो चले एक हिडन हैंड लग रहा था ना हमें कि कोई है जो कि चाह रहा है कि असेंबलियां तहलील ना हो। बेशक फोर फ्रंट पे राना सनाउल्लाह थे जो बातें कर रहे थे, उज़मा बुखारी थी, लेकिन वी ऑल नो व्हाट इज गोइंग ऑन। सो अगर आपको याद हो, अप्रैल में भी इमरान खान ने ऑप्शंस दी थी कि मैं असेंबलीज तहलील कर देता हूँ। इफ यू डू रिमेम्बर दैट, आपको याद होगा, असेंबलियां तहलील कर देते हैं, नया सेटअप ले आए एंड ऑल दैट। लेकिन उस वक्त भी समहाउ नया मैंडेट जो है वो अवॉइड किया गया, और ये पीडीएम की जमातों को लाना था तो उनको लाके बिठाया गया। अब अगेन सेम सिचुएशन है कि वो तो कह रहे हैं कि असेंबलीज डिसॉल्व कर देता हूं मैं उन सूबों में जिनमें उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन वो भी उनको कबूल नहीं है। इसका एक सिंपल मैसेज ये है कि जो स्टेटस को है वो कोई चेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और हमने इसमें कंटिन्यूएशन देखी है कि चेंज ऑफ कमांड के बाद भी वही डॉक्ट्रीन और वही स्टेटस को कंटिन्यू कर रहा है जो कि पिछले 7-8 महीने से चल रहा था। अब आप इसमें ऐड कर लें टेररिज्म का एलिमेंट, और आप उस पर तवज्जो देख लें कितनी है। हमारी तवज्जो किस तरफ है, मीडिया की तवज्जो किधर है, जुडिशरी की तवज्जो किधर है, एस्टैब्लिशमेंट की। टुडे व्हाट हैपेंड इन I-10 वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। अगर आपके कैपिटल सिटी में कोई पहुंच गया है और आपको पता नहीं चला, और बाद में वजीर दाखिला कह रहे हैं कि जी ट्रक यहां से आया था वहां गया था, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो देयर इज जस्ट वन वर्ड फॉर इट, इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। तो प्रायोरिटीज जब ठीक नहीं होंगी तो ऐसे ही होगा। मैडम, एक और चीज हम देखते हैं कि जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होता है तो कभी बॉर्डर पे हालात खराब हो जाते हैं, कभी मुल्क में धमाके शुरू हो जाते हैं। इनका कनेक्शन क्या है आपस में? देखिए, पाकिस्तान में वी ऑल नो कि एक हिस्ट्री है एक इंस्टीट्यूशन की इजारादारी की, और उसको जब भी चैलेंज किया गया है तो मुल्क में हालात खराब हुए हैं। आप फातिमा जना से शुरू हो जाएं, आप भुट्टो को देख लें, फिर आप मुजीबुर रहमान को देख लें। यानी एट द कॉस्ट ऑफ योर कंट्रीज इंटीग्रेशन। हमें करिकुलम में जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है ना, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन। जी बहुत जरूरी है। फेडरेशन की सारी यूनिट्स का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, नेशनल हार्मनी बहुत जरूरी है। लेकिन जब कोई कद स्टेटस को से बड़ा हो रहा हो, उस वक्त की नेशनल इंटीग्रेशन सेकेंडरी हो जाती है। उस वक्त आप नोट करें कोई इसकी परवाह नहीं करता। उस वक्त अदालतें, उस वक्त आपकी एग्जीक्यूटिव सारे एक साइड पे होते हैं, और वो एक शख्स या एक जमात या वो एक एलिमेंट एक साइड पे हो जाता है जो स्टेटस को चैलेंज कर रहा होता है। सो ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन है, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर
is something जो बहुत बड़ा disaster we are about to witness. लेकिन 4 months से ये built up कर रहा था. You know, it has been 4 months के मुराद सईद भी कह रहे थे कि बहुत हालात खराब हैं, और आपने सवात में लोगों की रैलीज देखी, they said no to terrorism, और हमने इस पे वजीर दिफा को पॉलिटिक्स करते देखा कि जी ये तो प्रोविंशियल मैटर है. हालांकि आप मेरे साथ डिबेट कर लें इस पे कि इंटरनल सिक्योरिटी किसकी असल में ज्यूरिसडिक्शन है, तो ये प्रोविंशियल की नहीं है अकेले, और वो भी वो वाला प्रोविंस जो बॉर्डर के बिल्कुल साथ है और डायरेक्टली एक्सपोज्ड है टू द थ्रेट. तो हर चीज पे जब पॉलिटिक्स हो रही हो तो फिर होता ये है कि आपको वाकई कोई थ्रेट आए तो लोग उस पे भी कन्विंस्ड नहीं होते, तो ये उससे भी ज्यादा डेंजरस. अभी जो हालात बन रहे हैं, आपको लगता है कि ये हालात जिनको बहुत लाइट लिया जा रहा है बज़ाहिर, ये इनसे अगर इन्हें मजीद लाइट लिया गया और सियासत खेली गई तो ये हालात आउट ऑफ कंट्रोल होंगे और फिर हमें एक मरतबा फिर माजी में जाना होगा? देखिए, माजी में तो हम जा चुके हैं. उसकी वजह ये है कि कोई तकरीबन 2 weeks बैक CNN पे एक इंटरव्यू था नूरुल्लाह महसूद का, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि वी आर बैक, हम पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के बाहर से उनके ऊपर हमले करने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास डेकेड्स के लिए मोरल है और मैन पावर है और वेपन्स हैं. और साथ ही उसी इंटरव्यू में नेड प्राइस ने कहा था कि जो अमेरिकन प्रॉब्लम ऑफ TTP है वो ही पाकिस्तानी प्रॉब्लम ऑफ TTP है, सो वी आर वन ऑन दिस, हम इस पे इकट्ठे हैं. सो एक दफा फिर वॉर ऑन टेरर और पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट, और यूएस इस वक्त वहां से निकल चुका है बाय द वे. सो इस दफा जो अटैक्स होंगे वो डायरेक्ट हमारी फौजों पे होंगे, हम होंगे फ्रंट लाइन पे इन द रियल सेंस ऑफ इट. अब वहां ना नेटो है ना अमेरिका है, सो ये पहले से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है. तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इस्तेमाल क्यों हो रहा है और पाकिस्तान पे ये दहशतगर्दी आ किस वजह से रही है? अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान ट्रबल में आए, इट मींस अमेरिका इन ट्रबल टू. तो अमेरिका इतना हमारा वफादार, इतना मुखलस अचानक से क्यों हो गया? देखिए, मैं आई थिंक डिफरेंटली. बिफोर आई ब्लेम US, आई ब्लेम माई सेल्फ. अगर मैं अलाउ करूंगी कि मेरे मुल्क को कोई इस्तेमाल कर ले तो वो इस्तेमाल होगा. दूसरा, याद रखिए, हम इस्तेमाल नहीं होते, हमें पैसे मिलते हैं और हम पैसे लेने के आदी हो चुके हैं. सो कोएलिशन सपोर्ट फंड जब बंद होता है, कोई भी जब मसला यहाँ से रीजन में से खत्म हो रहा होता है, तो असल में हमारे पैसे बंद हो जाते हैं. पहले भी जब रशियन इन्वेजन थी तब भी हमारे पास यहाँ पे क्या आया था? डॉलर ही आया था ना, बेतहाशा. तो एक तो ये याद रखें कि आई डोंट बिलीव इन दिस कि अमेरिका ने हमारे साथ ये कर दिया. दूसरा ये कि टू रिमेन रेलेवेंट इन दिस रीजन, US को तो बहुत सूट करता है कि वो यहाँ से फिजिकली तो उठ के चले गए हैं, लेकिन ओवर द होराइजन ऑपरेशंस या जो वो ड्रोन से और डिफरेंट मीन्स से जो ऑपरेशन करना चाहें इस रीजन में वो कर सकें, ताकि चाइना को और रशिया को कंटेन कर सकें. अब हम उसको अलाउ कर रहे हैं, वी आर अलाउइंग दैट. सो गलती हमारी है, और US हमारा दोस्त है या नहीं है ये हमें बहुत अच्छी तरह पता है. सो हमारी स्ट्रेटेजिक कंपल्शंस उतनी ज्यादा नहीं है जितनी हमने खुद रीजंस डिवाइस की हुई है कि बस किसी तरह यहाँ एंगेजमेंट रहे ताकि डॉलर्स आते रहे. और आपको पता है देयर इज एन एलीट कैप्चर, सारा पैसा तो उनके पास जाता है, चाहे सैलाब ज़दगान के लिए पैसे आए, चाहे जलजला ज़दगान के लिए पैसे आए, ये हर चीज के तो पैसे खा जाते हैं. तो यू कैन इमेजिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. मैडम जुनैरा, एक चीज और इस चीज से लिंक होती है और जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि आर्मी चीफ की जो कमान की तब्दीली हुई उसके बाद ये हालात हमें देखने को मिले, उससे पहले इस कदर डेवलपमेंट नहीं थी चीजों की. तो आप लिंक करती हैं कि क्या इसकी किसी तरीके से ये लिंक होती है चीज? मैं नहीं समझती कि ये एकदम डेवलप हुई है सिचुएशन. द सिचुएशन वाज डेवलपिंग सिंस लास्ट अक्टूबर. पिछले साल अक्टूबर से ये चीजें शुरू हुई भी थी. और आप खुद 2 मिनट के लिए सोचें कि कहाँ पाकिस्तान में कोई एम्बेसडर नहीं था US का, और जैसे ही यहाँ पे रिजीम चेंज होती है यहाँ पर सब चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं. यहाँ एम्बेसडर भी आ गए हैं और एक बड़ा गुडविल जेस्चर है फ्रॉम US टूवर्ड्स पाकिस्तान. सो इस वक्त जो सिचुएशन है ये एकदम नहीं डेवलप हुई है, वो अनफोल्ड अब हो रही है अंडर अ डिफरेंट कमांड. दैट इज अ डिफरेंट करने में पाकिस्तान के अंदर से एक्टर्स मौजूद हैं. ऑफ कोर्स, हमेशा ये याद रखें, अगर आपको कोई हिस्ट्री में ये पढ़ाता रहा है कि फलां हमारा दुश्मन है और उसने ये कर दिया, वो झूठ बोलते हैं. हमारे अंदर ही हैंडलर्स मौजूद हैं, हमारे अंदर ही एबेटर्स मौजूद हैं, हमें तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं है. ये सियासी है या गैर सियासी?
Do you think there is anything non-political about it? हम्म, Apolitical about it? ठीक है। तो अभी जो कुछ सियासी हालात पैदा हो रहे हैं, इसके पीछे भी गैर सियासी ताकतें मौजूद हैं, जो आज को पंजाब में हो रहा है आज? अदालत ने अभी क्या कहा है कि हम बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, हम्म, तो एपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट्स ये सब कौन करता है? तो आप क्या समझती हैं कि ये जो एपॉलिटिकल का नारा था और ये जो सारी चीजें थी और कहा ये जा रहा था कि किसी एक के जाने से हालात ठीक हो गए हैं, वो सारी कुछ गुमानियां थी? देखें, पाकिस्तान में जिस दिन वाकई आर्मी एपॉलिटिकल हो गई, उस दिन मुझे आप प्लीज सोए हुए उठा दीजिएगा कि ऐसा हो गया है, क्योंकि हमारी जिंदगी में तो ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको सिविल मिलिट्री रिलेशन के स्टूडेंट्स के लिहाज से बता रही हूँ कि हमने जो लिटरेचर पढ़ा है इतना ज्यादा, उसमें हमारे पाकिस्तान के बारे में जो एनालिसिस लोगों ने, दुनिया ने किया हुआ है, वो ये किया हुआ है कि पाकिस्तान में कू की जरूरत ही नहीं पेश आती, मार्शल लॉ की जरूरत ही नहीं पेश आती, क्योंकि ऑलरेडी एक ऐसा इदारा मौजूद है जिसका टोटल कंट्रोल है हर चीज पे, चाहे वो आपकी अदालतें हों। तो वाज़ेह है कि उस कंट्रोल को दावत तो सियासी जमातें दे रही हैं। नहीं, आप मुझे बताएं कि दावत देने से आते हैं वो? अभी हम दावत देना बंद कर देंगे तो वो आना बंद कर देंगे? उन्हें रोक भी तो नहीं रही सियासी क्लास। उनको देखें, फॉर सम टाइम 60s तक शायद ये बात मानी जा सकती है कि क्योंकि वही एक इदारा था जो बहुत ऑर्गेनाइज था और बहुत प्रोफेशनल था और हमारी कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई हुई थी सिविल साइड पे, इसलिए उन लोगों की डोमिनेशन थी। लेकिन जो कुछ उसके बाद हुआ है वो क्लियरली ये बताता है कि एक तो वो इदारा अपनी डोमिनेशन रखना चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिशियंस ने भी रियलाइज किया कि हमें क्या जरूरत है गवर्नेंस करके दिखाने की और इन लोगों से लड़ने की, जब हमें क्लियर सिग्नल मिलता है कि हमारे साथ मिल जाएं और आप भी ऐश करें, हम भी ऐश करते हैं। इज्जत का बयानिया जो था वो आपने भी सुना, हमने भी सुना, कितना मकबूल हुआ और फिर वोट को कितनी इज्जत दी गई वो आपने देखा, और किस तरीके से दी गई। वोट को इज्जत दो पे तो फिर मीम्स भी आपने देखी क्या क्या बनी है, लोगों को कितनी समझ आ गई है। कोई कह रहा है नोट को इज्जत दो, कोई कह रहा है बूट को इज्जत दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये मजाक बनवाने वाली बात है ना, जमहूरियत का मजाक बन गया है यहाँ पे। आपने जो बात की अवाम को समझ आ गया है, आखिर में मुझे ये बता दें कि अवाम को समझ आ गया है, आपको लगता है कि अवाम के वोट की कोई हैसियत है? और अगर अवाम वोट डालती है आगे किसी भी सियासी जमात को, तो वो वोट काउंट होगा, कहीं आरटीएस बैठ नहीं जाएगा, कहीं और कोई सिलसिला आगे नहीं चलेगा। और अगर कोई वोट डालेगा तो वो समझेगा कि मेरा वोट कहीं पे काउंट होगा, या फिर टेबल पे ही फैसले होंगे। पाकिस्तान में जब भी जनरल इलेक्शंस हुए वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। ये जो अभी तक बाय इलेक्शंस को गार्ड कर सके हैं ना लोग, वो इसलिए कर सके कि वो एक छोटा लेवल था, कहीं कहीं हो रहे थे। बट यू नो कि जब इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस होते हैं तो कितना बड़ा मैकेनिज्म एट प्ले होता है। हम तो इतने एक्सपर्ट हैं, हम बाहर से यूएन से लोग लाके ये प्रूव कर देंगे कि ये मोस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस थे, लेकिन आई कैन राइट इट डाउन कि कुछ भी नहीं होगा ट्रांसपेरेंसी नाम का वहां पे। अगले आम इंतखाबात को आप किस नजर से देखती हैं? क्या वो होंगे कब और किस तरीके के होंगे? इमरान खान को वापस का रास्ता दिया जाएगा? इमरान खान को वापसी का मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और 2 years मुझे नजर आ रहे हैं इलेक्शंस में। और अगर सिर्फ एक सूरत है कि इलेक्शंस जल्दी हो जाए, वो ये है कि जो बहुत खतरनाक हद तक हमारा इकोनॉमिक मेल्टडाउन पहुंच गया है। आपने देखा आईएमएफ का 9th रिव्यू नहीं कंप्लीट हुआ, जो दिसंबर में होना जरूरी था। 10th को उन्होंने 9th के साथ क्लब भी नहीं होने दिया, वो बहुत स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं आपके साथ। और जो नेशनल असेंबली की कमेटीज हैं उसमें मिनिस्टर्स ये मान रहे हैं कि कोलैप्स हो चुका है इकोनॉमी का। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि ये कब तक इसको छुपा सकते हैं और इसको डोरमेंट रख सकते हैं। ये माशत की तबाही दहशतगर्दी की तरफ ले जा रही है और मुल्क बिल्कुल तबाह हो रहा है। डेफिनेटली हर चीज, आप नेशनल इंटरेस्ट के 4-5 लेवल्स देख लें। पॉलिटिकल आपका कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, इंस्टेबिलिटी है। इकोनॉमी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड, उसकी वजह से सोशल एलिमेंट आपके हाथ से निकल गया है। और उसके बाद आप ये टेररिज्म और सिक्योरिटी को देख लें तो वो हमारे सामने है। तो तकरीबन हर चीज तो कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसकी कीमत हम क्या चुकाएंगे आप? देखें, इसकी कीमत एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है फॉर यू एंड मी। मैं जब भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी, मैं बहुत प्राउडली पाकिस्तान को डिफेंड करती थी, मैं पाकिस्तान आर्मी को भी बहुत डिफेंड करती थी।
ابھی جو دنیا دیکھ رہی ہے, I don't have a reason and I don't have the argument کہ میں اس کو کیسے ڈیفینڈ کروں جو کچھ ہو رہا ہے. So it's going to be very embarrassing for people like you and me جو تھوڑا ایکسپریشن رکھتے ہیں, اور اکانومی کو دیکھیں تو لوگوں کے لیے تو سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. یہ پرائس ہے اس کی. بہت شکریہ.